डिजिटल रेप का अर्थ ये नहीं है कि ये ऑनलाइन के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। अगर हमें सड़कों पर उतरना है ना, तो इन मुद्दों को लेकर के उतरना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर लड़की 18 साल से आसपास होने वाली है और वो अगर किसी के भी साथ सहमति से सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है, तो दैट इज नॉट अ क्राइम। कई बार ऐसा होता है कि अपराधी ने क्राइम किया एंड वो कहाँ चला गया, फॉरेन चला गया। जस्ट लाइक प्रज्वल रेवन्ना केस, that accused has more than 3000 plus clips of women's nude clips of women's। हम सो कॉल्ड सनातन धर्म का झंडा लेकर के तो चल लेते हैं, लेकिन हम जब बात आएगी कि इस तरीके के मुद्दे होंगे तो हम आगे नहीं आएंगे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कैरियर विल में। एंड मोस्ट ऑफ दी यू नो मी ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ दी आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज से मैं आपकी करंट अफेयर की क्लासेस शुरू कर रही हूँ, जिसे हम डेली इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो है डिजिटल रेप से संबंधित, कि इसको लेकर के क्या नियम कायदे कानून हमारे भारत में है। देखिए, अगर हम यूपीएससी एंड पीसीएस दोनों की ही बात करें तो करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इस टाइप की जो करंट अफेयर है ये आपके जो महिला संबंधी मुद्दे हो जाते हैं वहां पर भी इंपॉर्टेंट होता है। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई डिजिटल रेप से संबंधित क्या नियम कायदे कानून है, सरकार ने अभी हाल ही में उसमें क्या बदलाव किए हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। अब चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। क्या होता है डिजिटल रेप और इसको लेकर के क्या प्रावधान है। देखिए, भारत में अभी हाल ही में डिजिटल रेप से संबंधित एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अगर मैं बात करूं 2013 के पहले, तो 2013 के पहले डिजिटल रेप को लेकर के कोई भी प्रावधान आपका मौजूद नहीं था उस प्रकार से, और ना ही उसको रेप की इस कैटेगरी में डाला जाता था कि इसके लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए या फिर मृत्युदंड की सजा सुनाई जाए। लेकिन जब 2012 के बाद निर्भया कांड आपका होता है, तब ये महसूस हुआ कि भाई डिजिटल रेप को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एंड व्हाट इज डिजिटल रेप? डिजिटल रेप का अर्थ ये नहीं है कि ये ऑनलाइन के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। आप आगे समझेंगे कि व्हाट ही वांट्स टू एक्चुअली से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर। तो हाल ही में 13 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर जिला न्यायालय जो है उसने डिजिटल रेप को लेकर के एक आरोपी को सजा सुनाई, वो भी कैसी, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ठीक है, इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट और साकेत कोर्ट जैसे न्यायालयों ने अपने फैसले में डिजिटल रेप शब्द का उल्लेख किया था। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि डिजिटल रेप से संबंधित आपके आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आगे बात करते हैं, डिजिटल रेप क्या है। देखो, डिजिटल रेप शब्द का जो संबंध है वो ऑनलाइन अपराध से नहीं है। हमें लगता है कि ये ऑनलाइन है तो हम उसको डिजिटल रेप कह रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। भले ही उसमें डिजिटल शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डिजिटल रेप का अर्थ ये हो जाता है कि विदाउट पेनिट्रेशन। देखिए, पहले जो रेप मानते थे वो कहते थे अनटिल अनलेस अगर पेनिट्रेशन नहीं होगा तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। बट अगर कोई किसी महिला के साथ, ठीक है, किसी वस्तु के माध्यम से या फिर कोई रॉड के माध्यम से किसी भी तरीके का कार्य कर रहा है, अश्लील हरकत कर रहा है, तो वो भी तो उसी प्रकार से आता है ना। अभी हमने देखा मनीषा केस, ठीक है, टीचर मनीषा का यहाँ पर जो सर था वो धड़ से अलग था, हाथ पैर अलग थे, उसको लेकर के पूरा भिवानी में आपका एक तरीके का विद्रोह मचा हुआ है। एंड एज अ इंडियन सिटीजन ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात हो जाती है कि एक तरफ हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के लिए तो सड़क पर उतरे हुए हैं जहां पर हम ये कह रहे हैं कि हमें डॉग्स को सेव करना चाहिए, लेकिन वहीं इतनी बड़ी घटना हो गई हमारे देश में और इसको लेकर के कोई बातचीत नहीं करी जा रही है। राइट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कि इसके बारे में भी हम समझे और जाने। हम कुत्तों, मैं मानती हूं कि जो कुत्ते हैं वो भी जीव है, लेकिन अगर आप उनके लिए इतना ज्यादा सड़कों पर उतर रहे हैं तो आप फिर गायों के लिए भी सड़कों पर उतरिए। गाय तो हमारी माता है, हम कहते हैं 56 करोड़ देवी देवता उसमें निवास करते हैं, लेकिन हम उसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं। हम सो कॉल्ड सनातन धर्म का झंडा लेकर के तो चल लेते हैं, लेकिन हम जब बात आएगी कि इस तरीके के मुद्दे होंगे तो हम आगे नहीं आएंगे। ये वाकई हमारा दुर्भाग्य हो जाता है। मनीषा जैसे जो केसेस होते हैं यहाँ पर आकर के हमें धरना देना चाहिए, इसके बारे में आकर के हमें बातचीत करनी चाहिए, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। और कुत्तों के समर्थन में भी कौन से लोग उतर रहे हैं, जो कभी भी कुत्तों को अपने साथ नहीं रखते हैं, जो उनके लिए एक नौकर रखते हैं। ठीक है, नौकर रहता है, वो सारे काम करता है, वो टहलाने ले जाता है, वो उनकी बॉडी साफ करता है, वो कुत्तों के लिए धरनों पर उतर रहे हैं। सारे जो बड़े लोग हैं अपने घरों से आ करके कह रहे हैं हम कुत्ते का समर्थन करें। उनसे कह दो कि एक गाय पाल लो, तुम तो नहीं पाली जाएगी, है ना।
तो ये एक जो प्रॉब्लमेटिक सोसाइटी है हमारी, यहाँ पर दिक्कतें तो है ही। खैर चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो ये जो मनीषा का केस हुआ, ये भी बहुत ही दिल दहलाने वाला था, लेकिन इसके बारे में किसी ने आवाज नहीं उठाई, जबकि हमारा खून खौलना चाहिए था, इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। क्या आगे आते हैं। अब समझिए डिजिटल रेप का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर किसी लड़की या महिला के निजी अंगों के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, यहाँ पर सहमति के बिना उंगली या किसी अन्य वस्तु का प्रवेश करना, दैट इज कॉल्ड डिजिटल रेप। इसको रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा अगर आपने उसकी मर्जी के बिना उसके किसी भी प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरीके की हरकत करी है, तो दैट इज कॉल्ड डिजिटल रेप। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की वकील है दिव्या सिंह, इनके अनुसार ये गंभीर यौन अपराध है जिसे भारतीय कानून में बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन मैंने क्या बताया कि बिफोर 2013 ये आपका रेप की कैटेगरी में शामिल नहीं था, लेकिन जब निर्भया केस देखा गया, और आपने देखा होगा निर्भया केस में एक जो एक्यूज था 18 साल का होने ही वाला था लेकिन हुआ नहीं था, और इसीलिए वो अभी खुला घूम भी रहा है, बच भी गया। सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम उसी ने किया था उसके साथ। निर्भया कांड में क्या हुआ था कि उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड घुसा दी गई थी। तब से ये कंसीडर किया जाने लगा कि भैया ये भी रेप की कैटेगरी में आएगा, और तब से आपका ये डिजिटल रेप का जो टर्म है वो चल रहा है। डिजिटल इज नॉट अबाउट दी ऑनलाइन और समथिंग लाइक दैट, राइट। चलिए, डिजिटल रेप में डिजिटल शब्द का संबंध ऑनलाइन अपराधों से नहीं है। डिजिटल का जो रियल मतलब होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको लिया गया है डिजिटस से, जो कि एक आपकी लैटिन भाषा हो जाती है जिसका अर्थ होता है उंगली करना, राइट। डिजिटल रेप का मतलब है किसी लड़की या महिला के निजी अंगों में सहमति के बिना उंगली या किसी अन्य वस्तु का प्रवेश करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारतीय कानून में डिजिटल रेप की सजा के बारे में क्या बताया गया है, कि इसको लेकर के क्या सजा है, क्या प्रावधान है, क्या सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। देखो, हम आते हैं भारतीय दंड संहिता। तो अभी तक आईपीसी है, लेकिन बीएनएस आया है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आईपीसी के तहत पहले आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर 375 जो हमारी धारा हो जाती है, परिभाषा दी गई है। 2013 के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के बाद केवल यौनांग संबंध ही नहीं, बल्कि शरीर के किसी भी हिस्से या वस्तु के माध्यम से किया गया प्रवेश बलात्कार माना जाएगा। दैट इज एक्चुअली रिटन ऑन दी 375, राइट। आगे आते हैं। इस अपराध में जो सजा है वो धारा आपकी 376 आईपीसी के अंतर्गत दी जाती है। न्यूनतम सजा की बात करें तो 10 साल का कठोर कारावास है। अधिकतम सजा की बात करें तो आपका आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक है। नाबालिग के साथ यदि आप ऐसा करो या विशेष परिस्थितियां हैं जिसको हम पॉक्सो कहते हैं, तो उस स्थिति में आपको मृत्युदंड भी हो सकता है। वो ये डिपेंड करता है कि जो क्राइम हुआ है ना वो कितना ज्यादा हीनियस है। जैसे अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही, जैसे मनीषा केस ले लीजिए, हीनियस था या नहीं था? उसकी बॉडी के पार्ट्स काट दिए गए, तितर बितर। उसकी फैमिली ने बॉडी लेने से मना कर दिया बिकॉज उसकी बॉडी के पार्ट्स ही नहीं है। आप सोचो कि उस व्यक्ति के माइंड में क्या चीजें चल रही होगी जब उसने इस तरीके का कोई भी क्राइम किया होगा। सेम जब हमने निर्भया केस देखा, कितना हीनियस था, राइट। तो उस स्थिति में मृत्युदंड की सजा थी। कुछ दिन पहले और यूपी में एक केस हुआ था जिसमें उसकी इंटेस्टाइन निकाल ली गई थी प्राइवेट पार्ट में हाथ डाल करके। आप समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा हीनियस है। तो ये जितना क्रूर होगा कृत्य, उतनी ही कठोरतम सजा है। तो वो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि भैया विशेष परिस्थितियों में आपको मृत्युदंड की सजा का प्रावधान भी है। रेप और डिजिटल रेप जैसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए बनाई गई विशेष अदालतें भी हैं, फास्ट ट्रायल कोर्ट जिनको हम कहते हैं, कि अगर ऐसे कोई केसेस हैं तो जल्द ही सुनवाई होगी और उन पर जो फाइनल डिसीजन है वो लेकर के आया जाएगा। नाउ कम टू दी अदर, इसी टाइप के जो मामले रहे हैं हमारे अभी तक, उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हमारी समझ बिल्ड होगी इसके बारे में। सबसे पहला केस हम समझते हैं गौतम बुद्ध नगर वाला 2025 में, जिसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसी से पहले 2014 का मामला है दिल्ली का। ठीक है, एक ट्यूशन टीचर के रिश्तेदार हैं प्रदीप कुमार, इन्होंने 4 साल की बच्ची के साथ इस तरीके का अपराध किया था। ठीक है, साकेत कोर्ट ने 2021 में दोषी मानते हुए इनको 20 साल की सजा सुनाई थी। अभी देखो कितनी कॉन्ट्रोडक्टरी चीजें हैं। लास्ट स्लाइड में जाऊंगी, एक चीज दिखाऊंगी आपको मैं, क्या लिखा हुआ है, त्वरित सुनवाई होगी, फास्ट ट्रायल कोर्ट्स हैं इसको लेकर के। नाउ कम टू दी मेन टॉपिक, जहां पर 2014 में एक केस होता है और उसका फाइनल डिसीजन आता है इन 2021, और तब जाकर के 20 साल की सजा होती है। यानी कि पहले ही 7 साल बाद डिसीजन आया है फाइनल, और अब उनको 20 साल की सजा दी जा रही है। तो ये हमारे फास्ट ट्रायल कोर्ट्स की स्थिति है इन इंडिया, जिसमें अभी भी हमें सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हमें सड़कों पर उतरना है ना, तो इन मुद्दों को लेकर के उतरना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ना कि उन फालतू मुद्दों को लेकर के जहां पर आप सड़क पर आकर के खड़े हो जाते हो और रास्ता जाम कर लेते हो। ये वास्तविक मुद्दे हैं।
आप पढ़े लिखे हो, आप सजग हो, आपको पता होना चाहिए कि किन मुद्दों पर मुझे सड़कों पर उतरना है। तो ये वास्तविक मुद्दा है कि त्वरित कार्रवाई की आप बात करते हैं, लेकिन त्वरित कार्रवाई कब हो रही है? 7 साल, यानी कि कोर्ट के लिए 7 साल इज द वेरी फ्यू समथिंग लाइक बहुत छोटा समय माना जा रहा है, राइट। आगे आ जाते हैं। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी फैसले में डिजिटल रेप शब्द का इस्तेमाल किया और 12 साल की सजा तय करी। तो ये था मामला। एनसीआरबी के आंकड़े अब इसको लेकर के क्या कह देते हैं, उनका क्या मानना है कि इस तरीके के जो केसेस आते हैं, जो चीजें हैं, वो किस अकॉर्डिंग है, तो ये भी समझेंगे थोड़ा सा। 2022 में भारत में बलात्कार के 31,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। ये जो हमारे पास आंकड़ा है, ये कब का है? 2022 का। So we can't say कि in 2025 there is no multiple more than multiple cases are coming, right? 31,000 यहाँ पर है, आप multiply by 3 कर लेना आप, या 4 कर लेना, 5 कर लेना, इतने केसेस आते हैं। There is also some cases they are not registered. बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनको रजिस्टर ही नहीं किया जाता है ड्यू टू सोसाइटी प्रेशर, ड्यू टू कि हमारी लड़की की शादी कैसे होगी। वी आर इन द सोसाइटी। आप कहोगे कि मैम आज आपने इतना ज्यादा सोसाइटी का मुझे नेगेटिव पक्ष दिखा दिया। एक्चुअली मैं कोई नेगेटिव पक्ष नहीं दिखा रही हूं, मैं आपको एक तरीके से जागरूक कर रही हूं, ठीक है। बिकॉज यू आर द सिविलियंस, यू आर द इंटेलिजेंट पर्सन, दैट यू हैव टू नो दैट कि आपको किन मुद्दों पर एक्चुअल में सरकार के खिलाफ खड़े होना है एंड देन जाकर के उस चीज की मांग करनी है, राइट। अब देखो 31,000 से ज्यादा मामले हैं, हम देख रहे हैं कुछ केस रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। किस वजह से? सोसाइटी प्रेशर की वजह से कि हमारी लड़की की शादी नहीं होगी, चीजें भी नहीं होगी। देखिए एक्यूज कोई और है, ठीक है, हमारे साथ ये सारी चीजें हुई हैं, वो ऑलरेडी महिला बहुत ज्यादा मेंटली परेशान होगी, डिप्रेस होगी, और ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर, यानी कि जो बलात्कारी है उसको उस तरीके से ये सोसाइटी ट्रीट नहीं करेगी। सोसाइटी विल ट्रीट दैट गर्ल कि वो बुरी है। और इसीलिए लड़कियों, तुम्हें जल्दी सिलेक्शन लेने की जरूरत है, तो आप लोग जल्दी सिलेक्शन लो, बिकॉज इस समाज के जो कुछ बैरियर्स हैं वो आपको तोड़ करके आगे बढ़ने, और वो तभी कर पाओगे जब अपने लिए स्टैंड ले पाओगे और उन 4 लोगों के बारे में बिना सोचे काम कर पाओगे। तो नाउ इज द टाइम जब आपको डिसीजन लेना है, अपने लिए मेहनत करनी है, एंड देन 4 बैरियर्स को तोड़ना है। अब तो डेटा भी यही कहता है, राइट। चलो 2018 और 2022 के बीच रेप के मामलों में दोष सिद्ध होने की दर जो है वो आपकी 27 to 28% रही है। वेरी फ्यू दर देखो, 27 to 28% लोग ऐसे रहे हैं जहां पर दोष सिद्धि हुई है। अच्छा, मैं एक पक्ष की बात नहीं करूंगी। नाउ कम टू दी अदर पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचे तो कई बार रेप केसेस हमारे झूठे भी लगा दिए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। इसीलिए कोर्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन सुनाया, वो बताती हूँ आपको। हाल ही में 2 दिन पहले कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि अगर लड़की 18 साल के आसपास है, यानी कि 18 साल उसके कंप्लीट नहीं हुए हैं, शी इज इन 17 years और 4 months and 5 months एंड, या फिर 16 years और 8 months एंड लाइक 9 months, तो वो अभी 18 साल की कंप्लीट नहीं है, मानी तो वो नाबालिग ही जाएगी। एंड दैट टाइम अगर वो लड़की 18 साल की नहीं है, उसके आसपास है, और वो अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके से सेक्सुअल जो रिलेशन है वो स्टेब्लिश करती है, तो कई बार क्या होता था, उसके माँ बाप उस लड़के को फंसा देते थे केस में कि हमारी लड़की तो नाबालिग है, उसको बहला फुसला लिया गया, जबकि सहमति कंसेंट होता था उस लड़की का, राइट। और फिर उसके बाद लड़की का माइंड वॉश कर दिया जाता था और लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाती थी। तो यहां पर कोर्ट ने इस तरीके के बहुत सारे केसेस देखे और उसमें पाया, फाइनली एट द एंड ये पाया गया कि उन केसेस में लड़की का कंसेंट था। तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है हाल ही में कि अब अगर लड़की 18 साल से आसपास होने वाली है और वो अगर किसी के भी साथ सहमति से सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है, तो दैट इज नॉट अ क्राइम, दैट इज नॉट कम अंडर द पॉक्सो एक्ट, राइट। अनटिल अनलेस उसके साथ जबरदस्ती नहीं की गई है। यहाँ पे क्या बोला गया है, कंसेंट के साथ अगर कार्य किया गया है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द क्राइम। एंड अब पेरेंट्स इसके लिए कोई भी रिपोर्ट नहीं दर्ज करवा सकते हैं। सो अगर किसी भी तरीके की ऐसी चीजें चल रही हैं, सो माइंड में रखना है आपको, राइट। चलो आगे बात करते हैं। एनसीआरबी ने 2022 के बाद आंकड़े अभी तक सार्वजनिक ही नहीं किए हैं। क्या करेगी एनसीआरबी, बेचारी परेशान हो रही होगी। 2022 में कुल 31,516 बलात्कार के मामले हैं। साइबर क्राइम में 65,893 केस दर्ज किए गए हैं, जो कि आपके 2021 में 52,974 केस की तुलना में 24.4% ज्यादा थे, और अभी और भी ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 2022 की बात कर लेते हैं तो किशोरों के खिलाफ लगभग यहाँ पर 30,555 मामले दर्ज हुए हैं। 21 की तुलना में आपके 31,000 ज्यादा देखे गए केसेस, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात कर लेते हैं, एनसीआरबी द इंपॉर्टेंट वन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। स्थापना और उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो स्थापना जो हुई है वो आपकी 1986 में किसके अंतर्गत काम करता है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कौन है अभी गृह मंत्रालय के हेड?
मुझे कमेंट में बताना। आगे आ जाते हैं। मुख्य उद्देश्य, पूरे देश में अपराधों से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करना, अपराध की प्रवृत्ति, क्राइम ऑफ ट्रेंड्स एंड पैटर्न को समझना, इसका काम होता है। ये सिर्फ आपके बलात्कार से रिलेटेड ही जो चीजें हैं वो डाटा है वो पब्लिश नहीं करती है। ये डाटा पब्लिश करती है आपका कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने लोगों ने आत्महत्या करी है, कितनी चोरियां हो रही हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, मतलब ऑल टाइप ऑफ क्राइम्स ये कवर करते हैं एंड देन उसकी लिस्टिंग करते हैं। और ये जो कवर करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को आगे पॉलिसी मेकिंग में कि भैया आगे क्या आप पॉलिसी बनाने वाले हो। सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो डेटा लाते हैं या बताते हैं वो हमारे पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। सो दैट डेटा शुड बी अ फेयर, राइट। आगे आते हैं। राज्य और केंद्र सरकार में अपराध नियंत्रण नीतियां बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। कार्य और जिम्मेदारियां इसकी क्या हो जाती हैं, तो अपराध के आंकड़ों को वार्षिक रिपोर्ट के तौर पर प्रस्तुत करना, जैसे कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट ये लेकर के आते हैं। रेप और डिजिटल रेप, हत्या, चोरी, साइबर क्राइम जैसे मामलों की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो रेडी करना, ये इनका वर्क होता है। सीसीटी जो आपके CCTNS है, यानी कि क्रिमिनल एंड क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, इसमें प्रोजेक्ट के जरिए पुलिस स्टेशनों को तकनीकी रूप से जोड़ना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरपोल जैसी जो एजेंसियां हैं इसके साथ अपराधियों की जानकारी को साझा करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपराधी ने क्राइम किया एंड वो कहां चला गया, फॉरेन चला गया। जस्ट लाइक प्रज्वल रेवन्ना केस। प्रज्वल रेवन्ना केस के बारे में कितने सारे लोगों को पता है, that accused has more than 3000 plus clips of women's nude clips of women's, right। और पहली बार उसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जिसके तहत उसको दोषी करार दिया गया। तो वो टेक्नोलॉजी कौन सी थी जिसका यूज करके प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया गया, वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, राइट। फर्स्ट टाइम इन इंडिया उसका यूज किया गया है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया कोर्ट में एज अ साक्ष्य के तौर पर वो टेक्नोलॉजी पहली बार यूज हुई है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रेप और डिजिटल रेप कानून की परिभाषा, तो 2013 से पहले, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 2013 से पहले जो धारा 375 है इसके अनुसार केवल पेनिट्रेशन अगर वजाइना में हुआ है वही आपका रेप माना जाता था। लेकिन जो उंगलीय वस्तु है इसको नहीं मानते थे कि ये रेप की कैटेगरी में आ रहा है, बट ये उतना ही ज्यादा महिला के जो मेंटल लेवल है उसको स्ट्रेस करता था जितना कि नॉर्मल चीजें हैं। अगर बिना किसी कंसेंट कुछ भी किया जा रहा है दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर एज अ रेप केस, राइट। और वही यहां पर फिर किया गया। ऐसे मामलों में होता क्या था कि धारा 375 नहीं लगती थी, यहां पे धारा लगती थी आईपीसी की 354 और आपकी 377, ठीक है। 354 महिला की मर्यादा भंग करने के लिए होता है आपका, और 377 होता है आपका अननेचुरल सेक्स के लिए, जिसके तहत यहां पर दर्ज किया जाता है। परिणाम स्वरूप दोषियों को कम सजा मिलती थी और पीड़िताओं को ही आगे जाकर के उसको सहना पड़ता था, क्योंकि वो दोषी जल्द ही बाहर आ जाता था या फिर सजा भी ज्यादा नहीं होती थी और वो उसे दोबारा से आकर के वैसे ही परेशान करने वाली स्थितियां उत्पन्न हो जाती थी। जब 2012 निर्भया केस होता है, और मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही ज्यादा हीनियस केस था और उसकी वजाइना में रॉड और इस तरीके की जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से उसकी अंततः मृत्यु हुई थी, राइट। तो जब ये देखा गया कि नहीं, वस्तु प्रवेश को भी यहाँ पर आपके रेप में ही कंसीडर किया जाना चाहिए और उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी नॉर्मल पेनिट्रेशन पे मिलती है, बिकॉज दोनों ही केसेस में वन थिंग इज कॉमन विच इज विदाउट कंसेंट कोई काम किया गया है, राइट। चलो, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में बदलाव की अब बात करते हैं। तो मैंने बताया था ना बीएनएस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी, तो यहाँ पर आप धारा समझिए। बीएनएस की धारा अब जो 63 है वो बताती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेप, रेप की परिभाषा क्या है। बीएनएस की धारा 63B बताती है डिजिटल रेप को गंभीर यौन अपराध घोषित किया गया है। इसकी धारा 64 है, ये ऐसे अपराधों में सजा का प्रावधान करती है। बीएनएस धारा 65(2) क्या कहती है, 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप या डिजिटल रेप में न्यूनतम 20 साल की सजा होगी और अधिकतम आपको मृत्युदंड हो सकता है। अब नॉन पेनिट्रेशन एक्ट, जैसे कि वस्तु और उंगली से छेड़छाड़ भी रेप माना जाएगा, ये काम किया गया। अब देखो, धारा 64 डिजिटल रेप सहित सभी रेप मामलों में 10 साल की न्यूनतम सजा का प्रावधान करती है कि 10 साल की सजा तो आपको होगी ही होगी, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। 65(2) यदि पीड़िता की उम्र 12 साल से कम है तो न्यूनतम 20 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास या जुर्माना या मृत्युदंड लगाया जाएगा। यहाँ पर डिजिटल रेप के मामलों में पुलिस को क्या एक तरीके से डायरेक्शन दिया जाता है कि तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पुलिस भी जो त्वरित एक्शन लेने की बात कही जाती है ना, वो नहीं लेती है,
और ये कई बार प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, तो इसीलिए जरूरी है कि तुरंत एक्शन लिया जाए। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि पुलिस को कैसे कार्रवाई और जांच करनी चाहिए, तुरंत एग्जामिनेशन करना चाहिए, मेडिकल फॉरेंसिक साक्ष्य डीएनए फिंगरप्रिंट चोट के निशान को जुटाना चाहिए, सर्वाइवर का बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होना चाहिए। एफआईआर में सही धाराएं मेंशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर सही धारा मेंशन नहीं हुई तो कई बार केस आपका लूज हो जाता है, कई बार केस आपका बहुत प्रेशराइज वाला नहीं बनता। इसलिए that is very important कि whenever you are going to register a case there should be a very specific जो आपकी धाराएं हैं वो आपको लगानी है वहां पे, ताकि केस आपका काफी स्ट्रांग हो और वहां पर आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके, ताकि अपराधी को ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाई जा सके। ठीक है, तो ये तो थी हमारी न्यूज। आगे आ जाते हैं, ये बीएनएस 2023 और यहाँ पर आगे तुलना करी गई है कि पहले क्या था 2013 के और 2013 के बाद क्या था। तो इस चार्ट को भी आप देख सकते हो, ऑलरेडी ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। नाउ अब ये चार्ट फॉर्म में था, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रेप सर्वाइवर पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी, जैसे मैंने बताया कि हम इस समाज में रहते हैं जहां पर 21वीं सदी का नाम जरूर दिया जाता है, जहां पर हम कहते हैं बहुत ही ज्यादा डिजिटलाइज हो रहे हैं, बट फिर भी अभी जो चीजें हैं वो लाइन अप आने में बहुत टाइम लग रहा है। नो डाउट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, कुछ कुछ के रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, बट अभी भी कुछ एरियाज हैं जहां पर हमें वर्क करना है। उनमें एक एरिया ये भी आ जाता है कि जब भी रेप जो सर्वाइवर है उसको हम देखते हैं तो हमारे मन में अजीब सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, या उसको पूरा एक कैरेक्टर के तौर पर जज कर लिया जाता है कई बार समाज में। और इसीलिए मैंने बोला कि आजकल जो महिलाएं अपने लिए स्टैंड ले रही हैं, सशक्त हो रही हैं, दैट इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेप सर्वाइवर की बात करें तो वो हमेशा डर में जीती है, कई बार अवसाद रहता है, समाज की निंदा का सामना करना पड़ता है, उन 4 लोगों के बारे में सोचना पड़ता है कि वो क्या कहेंगे। वो कॉलेज जाना बंद कर देती है, वो स्कूल जाना बंद कर देती है। देयर सम एनजीओज जो उसके लिए वर्क करते भी हैं, उनको समाज में लेकर के भी आते हैं, लेकिन कई बार चीजें उस तरीके से नहीं हो पाती हैं एज जैसे उनको होना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण और जागरूकता की बात करते हैं तो समाज में अभी भी ये भ्रांति है कि बिना पेनिस पेनिट्रेशन रेप नहीं होता है। ऐसी सोच कई बार पीड़िता को न्याय पाने से रोक देती है। ऐसी सोच से जो पीड़िता है उसको न्याय नहीं मिल पाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट कंसेंट अगर कोई भी वर्क किया गया है तो वो आपका रेप ही है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। जरूरी है कि गुड टच एंड बैड टच की जो अवधारणाएं हैं बच्चों को घर और स्कूल में सिखाई जानी चाहिए। पीड़िता को दोषी ठहराने के बजाय अपराधी को सख्त सजा दिलाने पर ध्यान देना चाहिए। मीडिया, शिक्षण संस्थान और न्यायपालिका मिलकर के इस अपराध के बारे में लोगों को जागरूक करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? 1971, 1980, 1986 और 1992। सो ये थी आज की हमारी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। इफ यू हैव एनी सजेशंस रिगार्डिंग दिस वीडियो और अदर थिंग कि मुझे इसमें क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, क्या मोर करना है, तो वो मुझे आप बता सकते हो। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। देयर सम ऐप्स यहाँ पर आपसे फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।